बोलिए क्या। राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से टॉपिक वाइज टॉपिक यानी कि सब्जेक्टिव और उसका ऑब्जेक्टिव दोनों आपके प्रति प्रयास कर रहे हैं अपना अनुभव के तर्ज पर। अब आपके माइंड में आ रहा है कि अनुभव आपके पास आया कहाँ से। माइंड में आ रहा है ना, मर्द तैयान बीपीएससी और दरोगा निकाल चुके हैं 5-5 बार, ऑन कैमरा बोल रहे हैं ना। अनुभव आएगा तजी, एकदम आएगा। आज हम लोग देखेंगे, बोलिए एक बार और, राधे राधे। आज हम लोग देखेंगे संशोधन प्रक्रिया के विषय में, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं और संशोधन अमेंडमेंट प्रोसेस देखेंगे। यह इससे संबंधित आपका प्रश्न जो है पूछा जाता है और देखते हैं। ये संशोधन प्रक्रिया है, इसका हम संशोधन से अमेंडमेंट से ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे प्रश्न। यह अभी हम थोड़ा थ्योरी सब्जेक्टिव रूप में बता रहे हैं, इसको गंभीरता पूर्वक सुनो, आराम से सुनो, हरवराना गड़बड़ाना नहीं है। जल्दी जल्दी चाहे हम चिल्ला दें और तू जल्दी जल्दी इसको वीडियो को सुन के ख़त्म कर देगा तो नोबेल प्राइज़ न मिलने वाला है। आराम से ध्यान से जो है समझो। सबसे पहले ये आप जानिए कि भारतीय संविधान में जो संशोधन हुई है वो सबसे पहले ये जानिए कि संशोधन का अर्थ क्या होता है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अमेंडमेंट। इसको अंग्रेजी में अमेंडमेंट कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में अमेंडमेंट, समझ रहे हैं बात को। संशोधन का मतलब होता है कि कुछ बातों को जोड़ना। संविधान क्या है, तो यह एक कानून का संग्रह है और संविधान में समय और परिस्थिति के अनुकूल कुछ कानून को जोड़ना, कुछ विधि को जोड़ना। विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो पार्लियामेंट, संसद के पास है। और संसद समय और परिस्थिति के अनुसार समय समय पर जैसी संभावना व्यक्त किया जाता है कि यह इस बात को कुछ जोड़ना है जो देश के नागरिक के हित के परिप्रेक्ष्य में होगी, उस बातों को, उस कानून को जोड़ दिया जाता है। डेट इज अमेंडमेंट, वह अमेंडमेंट कहलाता है, संशोधन कहलाता है। यदि संशोधन समय और परिस्थिति के अनुसार समय समय पर यदि भारतीय संविधान में यदि संशोधन नहीं हो तो अप्रासंगिक हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। कोई संविधान के कानून को, संविधान को कोई मानने के लिए रेडी नहीं होगा। रीजन क्या है, एक छोटा उदाहरण देते हैं। आपके घर में 5 गो आप सदस्य हैं, कोई उसमें से एक मालिक है। अब मालिक है और वह एक अपना कानून जो है बन गया, ऐसे ऐसे सबको करना है। उसमें से एक व्यक्ति बोला कि नहीं, इसमें से ऐसे कीजिए। वो बोलेगा कि नहीं, ये जो एक बार हो गया सो हो गया। तो लास्ट में अंततः यही बोलेगा कि हम ना मानेंगे ये बात। तो मालिक है तो क्या है, नहीं मानेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो है भारतीय संविधान जो कानून का संग्रह है, यदि समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ कानून को उसमें समय समय पर नहीं जोड़ा जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, यानी कि संशोधन नहीं किया जाएगा, तो अप्रासंगिक हो जाएगी, विवादास्पद हो जाएगी। कोई संविधान को मानने के लिए रेडी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बात को। जिस तरह से हम लोगों के घर में कोई बात मानने के लिए रेडी नहीं होगा, यदि उसकी बात को नहीं समझा जाए, किसी एक व्यक्ति के बात को नहीं समझा जाए और उसके बात में यदि संशोधन नहीं किया जाए, घर के कानून में यदि संशोधन नहीं किया जाए, तब मानने के लिए कोई रेडी नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। इसलिए भी संविधान में संशोधन जरूरी पड़ जाता है। संशोधन आखिर होता कैसे है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसी के विषय में हम लोग को देखना है। यानी कि यह संशोधन करने का उसका टेबल क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसी के विषय में हम लोग को जानना है। ठीक, तो ये बात आप जानिए कि यह जो संशोधन है,
संशोधन संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। एक बात बताएं, बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि जब कोई समस्या घर में आए तो राय लो सबसे, लेकिन करो अपना मन से। जिसका राय अच्छा लगे उसकी राय को आप मान लो। राय लो सबसे, बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, बुद्धिहीन व्यक्ति हो, कम उम्र वाले, अधिक उम्र वाले, सबसे आप राय लो, लेकिन करो अपनी इच्छा अनुसार। हमारा देश यानी कि देश का संविधान, अपना भारत देश का संविधान आराम से समझो, कठोर है और लचीलापन है। लचीलापन है। अपना जो देश का संविधान है वह कठोर है और लचीलापन है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान माना जाता है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान माना जाता है। ब्रिटेन का संविधान लचीलापन माना जाता है। जानते हैं क्यों? इसका रीजन क्या है? अमेरिका के संविधान में जो संशोधन होती है, अमेंडमेंट होती है, उसकी बहुत हार्ड प्रोसेस है। इसलिए अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। यानी कि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होती है। इसलिए अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान माना जाता है। एक बात बताएं, जैसे में अभी विधायक जी हैं, एमपी साहब हैं, मुखिया जी हैं, कोई भी जी हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ये सबका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। मृत्यु हो जाती है तो फिर चुनाव होगा। जैसे में अभी वर्तमान में 4 विधानसभा में चुनाव हो रही है। क्यों? वहाँ के जहाँ जिस विधानसभा में चुनाव हो रही है, वो विधानसभा के जो सदस्य थे, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधायक थे, एमएलए जो थे, वो एमपी बन गए। मान लिया कि एमपी नहीं बने, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, तो 5 वर्ष में 4 वर्ष समय समाप्त हो चुका, बच गया 1 वर्ष। 2025 में चुनाव है, 1 वर्ष बच गया। तो यह जो अभी जो चुनाव हो रही है 1 वर्ष के लिए हो रही है। 2025 में फिर जो चुनाव होगी तो फिर वहाँ भी चुनाव होगी जहाँ अभी हो रही है चुनाव। ये बात आप जान गए? कहिए कि ये तो बात जानबे करते हैं, कौन नया बात आप बता रहे हैं? नया बात क्या बता रहे हैं इसे ध्यान से सुनो। जब प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, प्रेसिडेंट की मृत्यु, मान लिया कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष का है। अब 5 वर्ष का है या 3 वर्ष कार्यभार संभालते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, पोस्ट पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। 2 वर्ष समय बचा तो मृत्यु हो गई। तो जब प्रेसिडेंट का फिर जो चुनाव होगा ना, वह अगले 5 वर्ष के लिए होगा, 2 वर्ष के लिए नहीं होगा। सबसे पहले ये माइंड में आप रखो। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पोस्ट जब खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति जितना समय बचता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल में जितना शेष अवधि बचा, उतना समय तक उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। चुनाव नहीं होगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। अपने यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, तब तक उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, तब तक उपराष्ट्रपति कार्यकाल संभालेंगे। तो राष्ट्रपति की मृत्यु के उपरांत शेष अवधि के लिए चुनाव नहीं होता है, पूरी अवधि के लिए होता है। लेकिन राष्ट्रपति के अलावा यदि किन्हीं की मृत्यु होती है तो शेष अवधि के लिए चुनाव होता है। शेष अवधि इट मीन्स
2 बरस बच गया, 3 बरस बच गया, 1 बरस बच गया, 6 महीना बच गया, तो शेष अवधि के लिए चुनाव होता है। लेकिन जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो पूरी अवधि के लिए चुनाव होता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, हम लोगों के यहाँ 6 महीना के अंदर में चुनाव हो जाना चाहिए। अमेरिका में क्या है कि मान लिया कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो गई, तो जब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल बच रहा है तब तक उपराष्ट्रपति कार्यभार जो है संभालेंगे। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है, मुश्किल है, इसलिए अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। अब ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना बहुत आसान है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को लचीलापन कहा जाता है। अब वो अपना देश सब देश के संविधान का अध्ययन किया, तो दक्षिण अफ्रीका में जो संशोधन करने का प्रोसेस है वही प्रोसेस अपने देश में है। न कठोर है न लचीलापन है, साधारण ढंग से है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए कहा जाता है कि भारत देश का संविधान कठोर और लचीलापन दोनों है। समझ गए बात को? किस देश का संविधान कठोर है? तो अमेरिका। किस देश का संविधान लचीलापन है? तो ब्रिटेन। संशोधन का प्रोसेस कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन का उल्लेख किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में है। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 में है। इसको तो आप एकदम माइंड में रख लेंगे। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाता है संविधान में। अब यहां समझना यह कि जब संशोधन की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो संसद का 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, अस्थायी, अस्थायी, निम्न सदन और उच्च सदन। जनता का सदन, लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा को, उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, प्रथम सदन कहा जाता है लोकसभा को, द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को। अब यहाँ पर यह सवाल है कि यह जो संशोधन का प्रक्रिया जो हम लोग प्रोसेस जो शुरू करते हैं, तो संसद, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में यह संशोधन की प्रक्रिया का प्रस्ताव आ सकती है किसी के द्वारा, चाहे वह सरकार का आदमी हो या मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो, किसी के द्वारा किसी भी सदन में, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में इस संशोधन की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाई जा सकती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब यह, अब ये लोकसभा है, ध्यान से समझिएगा, लोकसभा है और राज्यसभा है, तो लोकसभा में लाइए या राज्यसभा में लाइए, पहले राज्यसभा में लाइए या लोकसभा में लाइए, ये दोनों से पास होना अनिवार्य है, ये माइंड में रखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संशोधन प्रक्रिया, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ये सब क्या होता है? बता रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखो बाबू, तो धैर्य रखो। लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों में से किसी भी सदन में संशोधन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब एक में शुरू होगा तो दूसरा में जाएगा, फिर इसमें शुरू होगा तो इसमें, इसमें शुरू होगा तो इसमें। आई जब ये दोनों से पास हो जाएगा, साधारण बहुमत से या 2/3 बहुमत से या 2/3 प्लस पूरे देश में जितने भी राज्य है उसके आधे राज्यों की संख्या का आधे से अनुसमर्थित हो, उसका बताते हैं प्रोसेस, कितने स्तर से संशोधन की प्रक्रिया होती है। तो ये जब दोनों से जब पास हो जाए तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ध्यान से समझिए, यहीं आप फंसेंगे, आप ही नहीं, अच्छा धुरंधर फंस जाते हैं, यहीं आप फंसेंगे, इसलिए इसको बहुत बारीकी से समझिए। संशोधन की प्रक्रिया किस सदन में लाई जाती है? लोकसभा की राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी एक में। ये तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न है कि धन विधेयक किस में लाई जाती है? धन विधेयक तो लोकसभा में। धन विधेयक जब लोकसभा में आएगी तो अब यह प्रश्न है कि राज्यसभा में जाएगा? तो हाँ जाएगा। तो राज्यसभा कितने दिनों तक इसको रोक सकती है? तो 14 डेज, फिर नहीं रोक सकती है। हंस के लौटाइए, चाहे खुशी होकर लौटाइए, चाहे जो मन करके है जो लौटाइए, लेकिन आप लौटाइए 14 दिन के बाद। यदि नहीं लौटाते हैं ऐसे भी माना जाएगा कि वो पास है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में
पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो आपका प्रश्न जो है पूछेगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस सदन में लाई जा सकती है? तो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में। धन विधेयक तो केवल लोकसभा में। समझ रहे हैं बात को? आज जब लोकसभा और राज्यसभा से जब पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट का इस पे हस्ताक्षर होता है, संशोधन प्रक्रिया का इस पर हस्ताक्षर होता है। एक वो बात बताते हैं, जैसे में मौलिक अधिकार में संशोधन करना हो, नीति निर्देशक तत्व में संशोधन करना हो, आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संशोधन करना हो, यानी कि भारतीय संविधान में जो भी संशोधन हो, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तब प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होता है। अब एक बात जानिए, यह केवल औपचारिक हस्ताक्षर है। जब लोकसभा और राज्यसभा से जब पास हो जाता है ना संशोधन का, भारतीय संविधान में जो संशोधन करना हो, जैसे में अभी तत्काल में संशोधन हुआ है महिला आरक्षण के विषय में, तो जब संशोधन करना हो तो वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करिए, औपचारिक हस्ताक्षर करना है। ये नहीं कि इसको राष्ट्रपति रिटर्न कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, दिमाग में रखना है। नहीं, या रद्द या समाप्त कब कर सकते हैं या असहमति व्यक्त कब कर सकते हैं? जब कोई साधारण कानून बन रहा हो। जब कोई साधारण कानून बन रहा हो, संविधान में संशोधन नहीं हो रहा हो, तब राष्ट्रपति रिटर्न कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। जब कोई साधारण कानून बन रहा हो तो माइंड में, दिमाग में रखना। लेकिन जब संविधान में जब संशोधन की बात आती है तो राष्ट्रपति की भूमिका, वहां विटो का पावर जो है समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति का सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए औपचारिक हस्ताक्षर होता है। समझ रहे हैं बात को? और यह नियम कब बनाया गया? तो भारतीय संविधान के 24वां संशोधन 1971 में यह संशोधन किया गया कि भारतीय संविधान में जब संशोधन करना हो तो वह लोकसभा राज्यसभा से यदि पास हो जाए और वह राष्ट्रपति के पास चल जाए तो राष्ट्रपति की इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी। यह 24वां संशोधन 1971 के तहत यह जो है संशोधन किया गया। 1971 से पहले राष्ट्रपति अपना असहमति व्यक्त कर सकते थे। 1971 से पहले राष्ट्रपति अपना संशोधन पर असहमति व्यक्त कर सकते थे, लेकिन 1971 में जब 24वां संशोधन हुए तो राष्ट्रपति असहमति व्यक्त नहीं कर सकते हैं, सहमति ही व्यक्त करना है, असहमति नहीं। जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए तो। लेकिन जब कोई साधारण कानून बनना है, साधारण विधि बनना है, संविधान में संशोधन नहीं करना है, कोई साधारण कानून बना देना है बिना संशोधन का, तो क्या होगा? राष्ट्रपति असहमति व्यक्त कर सकते हैं कि यह कानून देश के नागरिक के हित के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, सही नहीं है, असहमति व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति असहमति व्यक्त संशोधन में नहीं कर सकते, संविधान के संशोधन में नहीं कर सकते हैं। उनको हस्ताक्षर करना ही है, औपचारिक हस्ताक्षर करना ही है। और यह संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह निर्णय लिया गया? तो 24वां संशोधन 1971 के तहत निर्णय लिया गया। और 1971 से पहले संशोधन की प्रक्रिया जब लोकसभा और राज्यसभा से जब पूरी हो जाती है तो उस पर असहमति व्यक्त राष्ट्रपति कर सकते थे। इतना बात आ गई समझ में। एक पॉइंट को और आप समझो कि आए गुरुजी, संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर 2/3 बहुमत से पास होने के बाद वह जाएगा राज्यसभा में, अब मान लिया कि उस विषय पर, जिस विषय पर संशोधन करना हो, अमेंडमेंट करना हो संविधान में,
तो उस विषय पर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में टकराव हो गया, दोनों में विवाद हो गया, तो क्या होगा? अब यहां पर सवाल है कि दोनों में विवाद हो गया तो संयुक्त बैठक दोनों को बुलाकर समझाया जाएगा कि नहीं? तो इसमें संशोधन की प्रक्रिया में उल्लेख है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जब विवाद हो जाती है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। दो चीज में, धन विधेयक और संशोधन, यहां नोट कर लेना। संशोधन, जब संविधान में संशोधन करना हो तो, और धन विधेयक के विषय में, धन विधेयक के विषय में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। आपका प्रश्न जो है पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के क्रम में यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में विवाद होती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है या नहीं? तो नहीं। धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है या नहीं? तो नहीं, क्योंकि राज्यसभा की भूमिका वहां नगण्य के बराबर हो जाती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अब कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। और लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति कोई नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य के द्वारा चुना जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जा सकती है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। तो संशोधन में और धन विधेयक में संविधान का संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। आ रही है बात समझ में? आज संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाने का ऐसे अधिकार किसका है? तो प्रेसिडेंट का। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन देगा कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और किस आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो आर्टिकल 108। संशोधन की प्रक्रिया में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है या नहीं? तो नहीं। धन विधेयक में नहीं। कोई साधारण कानून में, साधारण विधि बनाने के क्रम में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक और संशोधन की प्रक्रिया में संयुक्त बैठक नहीं बैठाई जा सकती है। धन विधेयक बताइए, धन विधेयक का प्रक्रिया किसमें है? दिमाग में आ रहा है 110? 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। और धन विधेयक का जो प्रोसेस है, धन विधेयक का जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा उसको 14 डेज तक रोक सकता है। धन विधेयक, कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको तय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये जो विशेष प्रावधान है इसका उल्लेख आर्टिकल 109 में है। यानी कि धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 109 में है, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। अब वित्त विधेयक का उल्लेख 117 में है और संशोधन विधेयक का उल्लेख 368 में है। समझ रहे हैं बात को? और यह आपका ये मूल बात हुई। अब यहां पर जो है देखते हैं, बोलिए राधे राधे। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। अब यहां जो है देखिए, एक बात बताइए, एक बात बताइए कि अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि आए गुरुजी, संविधान में कितनी बार अभी तक संशोधन हुई है? संविधान में कितनी बार अभी संशोधन हुई है? तो सबसे पहले ये आप जानो, संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक और संशोधन एक्ट यानी कि अधिनियम, या खाली आप संशोधन बोलो, तो संशोधन विधेयक 128वां, लेकिन संशोधन हुआ है 106वां। तो आपका यदि क्वेश्चन दे देगा कि भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन हुई है, तो 106 बार संशोधन हुई है। लेकिन कितनी बार संशोधन विधेयक
प्रस्तुत किया गया है, तो 128 बार। मतलब क्या हुआ, विधेयक का मतलब क्या हो गया कि बिल। बिल अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विधेयक। एक्ट का क्या मतलब हुआ, अधिनियम, यानी कि यह नियम बन चुका। बिल विधेयक यानी कि संशोधन करने के लिए कितनी बार बिल पेश किया गया, प्रस्ताव लाई गई। तो 128 बार प्रस्ताव लाया गया है, अलग अलग विषय में, अलग अलग क्षेत्र में 128 बार प्रस्ताव लाया गया। तो 106 बार उसमें से 106 विषय को कानून बना दिया गया, यानी कि संविधान में जोड़ दिया गया। तब प्रश्न देगा कि संविधान में कितनी बार संशोधन विधेयक हुआ है, तो 128 बार संशोधन विधेयक हुआ है। और कितनी बार संशोधन हुई है, तो 106 बार। तो संशोधन विधेयक का मतलब क्या हो गया, यही हुआ कि संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रखा गया लोकसभा या राज्यसभा में, उस पर असहमति व्यक्त हो गया, वह जो है वह कानून का रूप, वह अधिनियम नहीं बना, फेल कर गया। 128 में से 106 बार संशोधन हुआ, 128 बार प्रस्ताव लाया गया। अब ना समझ रहे, अब हम अपनी भाषा में समझाएं। कोई के तुम जो है 10 बार प्रपोज किया, तो 10 बार प्रपोज किया तो वो हो गया विधेयक। उसमें से वह जो है 5 बार जो है बोला हाँ 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 हाँ, अब 5 बार बोला न न न न, तो कितने बार तो प्रपोज किया, 10 बार। तो ओकरा में के बार हाँ, तो 5 बार, के बार न, तो 5 बार। तो वही बात हुआ, 10 बार प्रस्ताव रखा गया तो 5 बार हुआ हाँ। 128 बार प्रस्ताव रखा गया तो 106 बार हुआ हाँ, 6 क्षेत्रों में। तो 10 बार अलग अलग तरीका से प्रपोज किया तो 5 प्रपोज को माना गया। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग विषय में यह जो प्रस्ताव रखा गया, बिल लाया गया संविधान में, संसद में, तो 106 बार जो है संशोधन हुआ अलग अलग विषय में। तो संशोधन विधेयक देगा तो 128 और संशोधन देगा तो 106। ये आप क्लियर हो लिए। अब आगे जो है देखो, अब आगे जो है क्वेश्चन आपको पूछता है, से देखिए। इतना तक कन्फर्म, कन्फर्म तो बोलिए राधे राधे। क्या बोलना है, राधे राधे। अब एक बात बताओ, बताइए संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। किस भाग में है, तो भाग 20 में। किस आर्टिकल में है, तो 368 में। संशोधन की प्रक्रिया किस सदन में पेश कर सकते हैं, तो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में। सही बात है कि नहीं, दोनों सदनों में पेश कर सकते हैं, इसमें या उसमें। संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है या नहीं, नहीं। धन विधेयक के लिए नहीं, साधारण विधेयक, साधारण कानून के लिए तो हाँ। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। किस आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो 108। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति कौन आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 85। एक बात बताओ, जब संशोधन की प्रक्रिया जब लोकसभा राज्यसभा से जब पूरी हो जाती है तो वह प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट इस पर असहमति व्यक्त कर सकता है या नहीं, तो नहीं। संशोधन की प्रक्रिया में प्रेसिडेंट असहमति व्यक्त नहीं कर सकता है, वह औपचारिक हस्ताक्षर करते हैं। इसका उल्लेख 24वां संशोधन 1971 में किया गया है। 1971 के पहले वह सहमति व्यक्त कर सकते थे। अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का प्रोसेस बहुत कठिन है। ब्रिटेन का संविधान जो है लचीलापन संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करने का प्रोसेस बहुत आसान है, और अपना देश दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है संशोधन की प्रोसेस को, तो यह कठोर और लचीलापन दोनों है। इतना क्लियर। कितनी बार अभी अपने देश के संविधान में संशोधन हुई है, तो 106 की 105, तो 106। लेकिन कितनी बार संशोधन विधेयक यानी कि प्रस्ताव कितनी बार लाई गई, तो 128वां संशोधन विधेयक, 106वां संशोधन अधिनियम। इतना आप जान गए। अब यहां पर देखिए, संशोधन का प्रोसेस 3 स्तर से होती है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के अनुसमर्थन से।
समझ रहे हैं बात को? यह आर्टिकल जो 368 में उल्लेख है, तो मुख्य रूप से यह दो ही उल्लेख है, फंसना मत। हम लोग तो पढ़ ही लेते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया कुल 3 तरह से होती है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के अनुसमर्थन से। नहीं 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 नहीं, आर्टिकल 368 में ये दो ही प्रोसेस का उल्लेख है, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत नंबर 1, दूसरा विशेष बहुमत प्लस देश में जितने राज्य है उसका आधा संख्या कम से कम 28 राज्य है, तब 14 राज्य का समर्थन कम से कम होना चाहिए। ये 2 प्रोसेस है, 368 में जो उल्लेख है उसका 2 प्रोसेस है। इस साधारण बहुमत तो साधारण कानून के लिए भी होती है, आई जो संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके लिए मात्र 2 ही, आर्टिकल 368 में 2 ही जो है प्रोसेस का उल्लेख है, तीसरा प्रोसेस का उल्लेख नहीं है। लेकिन तब आखिर यहां दिया हुआ है क्यों? इसलिए दिया हुआ है कि आपको समझने में आसानी हो। अब यहां पर बात आती है, यहां पर देखिए साधारण बहुमत से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से पास करा के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्य के अनुसमर्थन से हम लोग देश के संविधान में कौन कौन सा संशोधन कर सकते हैं। यह आपको मूल बात हुई जो भीड़ से अलग कर देगा। आपका क्वेश्चन जो है दे देगा क्या जानते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि नया राज्य जो बनता है वो नए राज्यों का प्रवेश प्लस गठन। बताइए यह कौन आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 2 में है। नए राज्यों का नाम में परिवर्तन, नाम और सीमा में परिवर्तन, नाम और सीमा में परिवर्तन, यह कौन आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 3 में है। तो जब नया राज्य बनाना हो, ध्यान से समझो, खाली ये फटाफट संशोधन की प्रक्रिया 368 किस भाग में? तो भाग 20 में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अरे बकलोल ही प्रश्न देगा कि नया राज्य जो बनता है, जैसे मैं अपना बिहार राज्य से बंटवारा होकर बना झारखंड 15 नवंबर 2000 को, तो इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत नहीं चाहिए। नए राज्य का निर्माण या गठन आर्टिकल 200, या नए राज्य का प्रवेश, नाम और सीमा में परिवर्तन आर्टिकल 3 में है या आर्टिकल 2 में है, यह सब साधारण बहुमत से हो सकता है। विधान परिषद का गठन और उसका समाप्ति भी यह साधारण बहुमत से हो सकती है। अनुसूची 5 और 6 में जो संशोधन होती है, 5 और 6 में जो संशोधन होती है, अनुसूची 5 और 6 में जो संशोधन होती है, यह साधारण बहुमत से होती है। लेकिन अनुसूची 7 में जो राज्य सूची या जो संघ सूची है, ये सब जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के अनुसमर्थन से होती है। इसको आगे देखो, नए राज्यों का प्रवेश गठन, सबसे पहले दिमाग में रखना है कि नए राज्य का गठन कौन आर्टिकल में है? तो 2, उसका नाम में, लेकिन परिवर्तन कौन आर्टिकल में है? तो 3 में। विधान परिषद का गठन और समाप्ति जो है यह किस बहुमत से हो सकता है? तो साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन होती है। अब हम लोग एक जानते हैं, रटले रहते हैं सेटवन में, का सेटवन में रटले रहते हैं जानते हैं? मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? ले बोलैया, मार देते हैं संसद। तो सही बात तो है, दिमागबा कंफ्यूज काला कर रहा, सही है। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि मौलिक अधिकार में संशोधन संसद करती है तो वह किस प्रोसेस के तहत? तो विशेष बहुमत के द्वारा। 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास होगा, तो फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां 2/3 बहुमत से पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट का औपचारिक हस्ताक्षर होगा, असहमति व्यक्त नहीं कर सकते हैं। 24वां संशोधन 1971 के तहत। तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? अधिकार तो पार्लियामेंट के पास। लेकिन वह किस प्रोसेस के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन होती है? तो विशेष बहुमत के द्वारा। मौलिक अधिकार में संशोधन और नीति निर्देशक तत्व में संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा होती है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है।
तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो संशोधन होती है वह विशेष बहुमत के द्वारा होती है। कुछ दिन पहले सुने होंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 ईस्वी से लागू किया गया, इसलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाई जाती है। समझ रहे ना बात को। अब संविधान में 101वां संशोधन किया गया, जीएसटी से संबंधित 101वां संशोधन किया गया संविधान में। तो इसको कैसे याद रखिएगा, जीएसटी। अब जाते हैं कहीं कोई सामान रख करने के लिए, तो दान आप कितना देते हैं, पंडित जी के दान कितना देते हैं, 101 रुपया। तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा। कहीं आप जाते हैं सामान उमान लेने के लिए तो जीएसटी देते हैं, तो मान के चलो कि 101 रुपया हमको देना है। तो जीएसटी का संबंध कौन संशोधन से है, तो 101वां संशोधन। तो जीएसटी जब संविधान में जब संशोधन किया गया 101वां संशोधन, तो वह न साधारण बहुमत था न विशेष बहुमत था, विशेष बहुमत था। अब आधे राज्य के अनुसमर्थन से यह संशोधन किया गया। क्यों? क्योंकि जीएसटी समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्य दोनों का ही अधिकार होता है। तो जीएसटी कौन संशोधन था, 101वां। कौन सूची में, तो समवर्ती सूची में। जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि प्रेसिडेंट का निर्वाचन से जो संबंधित जो संशोधन होता है, यह विशेष प्लस आधे राज्य के अनुसमर्थन से होता है। संघ और राज्य का संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति में जो संशोधन होती है वह विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के अनुसमर्थन से होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संघ की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति और जीएसटी से संबंधित जो संशोधन हुए वह विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के अनुसमर्थन से हुआ। लेकिन मौलिक अधिकार में जो संशोधन हुआ, नीति निर्देशक तत्व में जो संशोधन हुआ, वह विशेष बहुमत से हुआ। आज जो नए राज्यों का प्रवेश, गठन, सीमा में परिवर्तन, विधान परिषद गठन, समाप्ति, ये सब जो संशोधन होती है वह साधारण बहुमत से संशोधन होती है। समझ गए बात को। अब आप यहां जो है दिमाग में रखो कि जैसे में यह 100वां संशोधन है, 100 संशोधन से लेके चलो, 101वां है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106 है। प्रथम संशोधन कब हुआ? प्रथम संशोधन तो 1951 में। जो 1 से लेकर 106 तक जो संशोधन हुआ है, इसका हम बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव और उसका एक्सप्लेन एकदम गर्दा मेल ला रहे हैं। समझ रहे ना बात को। लेकिन अभी फिलहाल देखो कि 100 से 106 तक, समझ रहे हैं। तो प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। कौन इसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 18 जून 1951 प्रथम संशोधन कब हुआ था? 18 जून 1951। खाली 1951 आप याद रखेंगे ना तो फंस जाएंगे। 10 मई 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव को। अब 18 जून 1951 ईस्वी में यह जो है पास किया गया प्रथम संशोधन। तो प्रश्न दे देता है कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1951। और डेटवा दे देगा ना, तब मुहमा से बात है 18 जून 1951 पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह भूमि, तो क्या इसमें संशोधन हुआ? आखिर प्रथम संशोधन में बहुत सारे संशोधन हुआ, जिसमें भूमि सुधार संबंधी संशोधन हुआ। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया। समझ रहे हैं ना बात को। और प्रथम संशोधन 1951, 18 जून 1951। और जब संशोधन चलेंगे ना 1 से 106 तक, तब उसमें विस्तृत आपको जानकारी देंगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। अभी बता रहे थे प्रोसेस, तो प्रोसेस भर ही बताना है, लेकिन हम सोचे कि इसको बता देते हैं, इसमें आप फंस जाइएगा, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा 100 से 106 तक। और फिर एक बाद बच जाएगा 1 से 100 तक। नहीं समझ रहे हैं बात को। 1 से 6 तक में
सबसे बड़ा संशोधन 42वां संशोधन 1976, इसलिए 42वां संशोधन 1976 को कहा जाता लघु संविधान, जो इंदिरा गांधी के काल में संशोधन हुई थी। 44वां 1978 मोरारजी देसाई के काल में हुई थी। समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 100वां संशोधन तब भारत और बांग्लादेश के बीच, है ना, कैसे हम लोगों के घर में जमीन उमीन गोतिया नैया पुराना जमाना में रहता है, तो यहाँ जमीन में तू ले लो, यहाँ जमीन में हम ले लिए, है ना, हमार जमीन में तोर में निकली थी, तोर हमर में निकली थी, इधर से तू ले लो, इधर से हम ले लिए। तो यही हुआ कि भारत और बांग्लादेश, भारत का कुछ जमीन जा रहा था बांग्लादेश में, बांग्लादेश का कुछ जमीन आ रहा था भारत में, ये दोनों आपस में मेकअप कर लिए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है भूमि हस्तांतरण का जो हुआ, यह 100वां संशोधन के तहत हुआ। 101 के तहत होंगे, आप जानेंगे जीएसटी संबंधित। 102, 103 में देखो आर्थिक, 1, 2, 3 आर्थिक, तो 103वां संशोधन क्या हुआ, तो EWS जनरल वाले को आर्थिक आरक्षण दिया गया 10%। अब 102, 105 को छोड़ो, 104 आवो। 104 में क्या है कि SC ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया SC ST के आरक्षण को। समझ रहे हैं बात को। और आर्टिकल 334 के का जो है जोड़ दिया गया। 104 जब संशोधन हुआ तो SC ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया 10 वर्ष तक। और जो एंग्लो इंडियन के द्वारा, जैसे में हम लोग पढ़े थे ना कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के सदस्य, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है आर्टिकल 331 के तहत, ये हम लोग जानते थे। तो एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया, लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। और कौन आर्टिकल जोड़ दिया गया, तो 334 के क जोड़ दिया गया। अब आर्थिक जो आरक्षण दिया गया EWS को 10%, वह 103वां संशोधन में। तो इसमें जो है 15 के 6 और 16 6 यह आर्टिकल को जोड़ा गया। इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा, ये सबको प्रश्न दे देगा कि आर्थिक आरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया, सॉरी आर्थिक आरक्षण किस संशोधन के तहत हुई, तो 103वां। तो कौन आर्टिकल को जोड़ा गया, तो 15 6 या 16 6। आ गई बात समझ में। और 104 संशोधन में क्या हुआ, तो SC ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, कितना बरस, 10 बरस। और क्या किया गया, तो एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का जो सदस्य मनोनीत किया जाते थे, जो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था, SC ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो कौन आर्टिकल जोड़ दिया गया, 334 के क जोड़ दिया गया। इतना आप जान गए। तो 100वां हो गया भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण। 101 हो गया GST, 103 हो गया आर्थिक आरक्षण, 104 हो गया SC ST या एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। अब बच गया 102 और 105। ये दोनों क्यों नहीं बताए हैं, से देखिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया आर्टिकल 102 के तहत। कौन आर्टिकल को जोड़ा गया, तो 338 का B जोड़ा गया। आर्टिकल वाला जरूर याद रखना, यही क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगा। ये सब तो दिमाग लगा के बना ही देगा। आर्थिक आरक्षण में कौन आर्टिकल को जोड़ा गया, तो 15 6 16 6। जब SC ST के आरक्षण को बढ़ाया गया तो कौन आर्टिकल को जोड़ा गया संशोधन करके, तो 334 का क। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो कौन आर्टिकल को जोड़ा गया, तो 338 का B 102वां संशोधन के तहत। अब यहाँ पर यह सवाल है कि 105वां में फिर क्या हो गया। ये दोनों को इसीलिए छोड़े थे कि ये दोनों एक दूसरे से, देखिए 105वां में क्या किया गया, यह राज्य को अधिकार दिया गया कि आप अपने इच्छा अनुसार जिस जाति को आप OBC में शामिल करना चाहते हैं उसको आप शामिल कीजिए।
पिछड़ा वर्ग में जिसको आप शामिल करना चाहते हैं उसको आप शामिल कीजिए। यह जो है 105वां संशोधन के तहत राज्य को यह अधिकार दिया गया। तो पिछड़ा वर्ग से दो आर्टिकल 102 और 105 इसलिए छोड़े थे। 102 105 इसलिए छोड़े थे। 102 105 इसलिए छोड़े थे। तो 102 के तहत क्या हुआ? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा। अब पिछड़ा वर्ग को कोई किस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करना है या न करना है, यह राज्य को अधिकार दिया गया 105वां संशोधन के तहत। समझ गए बात को? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब सवाल है कि 106वां न बता देता हूँ। काहे न बता भाई? देखा 106वां, ये मान लिया कि 106 है, 106वां संशोधन, लेकिन यह 128वां संशोधन विधेयक था। 128वां संशोधन विधेयक था और 106वां संशोधन, लेकिन 128वां संशोधन विधेयक। यानी कि समझ रहे हैं ना बात को? ये किससे संबंधित है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, ये तीनों में महिला को 33% आरक्षण से संबंधित है। आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली के क्षेत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण से संबंधित है। 1/3 आरक्षण से संबंधित है 106वां संशोधन। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। समझ रहे हैं बात को? तो आपका क्वेश्चन देगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संशोधन के तहत? तो 106वां संशोधन। इस अधिनियम में क्या किया गया? तो लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि कब से? तो 2026 से, परिसीमन लागू होने के 2026 से। आई बात समझ में? यह 106वां संशोधन महिला आरक्षण से संबंधित है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह हुआ कि आपका क्वेश्चन दे देगा कि महिला आरक्षण से संबंधित संविधान में कौन सा संशोधन हुआ है। तो महिला आरक्षण से संबंधित संविधान में 106वां संशोधन। लेकिन महिला आरक्षण से संबंधित संविधान में कौन सा संशोधन विधेयक? तो विधेयक दे देगा तो मार देना मत, फदा के 106वां 128वां। समझ रहे हैं बात को? महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा संशोधन अधिनियम? तो 106। अब महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा संशोधन विधेयक? तो 128। तो महिला आरक्षण में क्या आरक्षण दिया गया? तो लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का 33% आरक्षण। 106वां संशोधन के तहत एक अधिनियम बनाया गया, उसका क्या नाम दिया गया? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लेकिन यह लागू कब से करने के लिए निर्धारित किया गया? तो 2026 से। समझ रहे हैं बात को? अब प्रस्तावना में एक बार संशोधन मात्र हुई है, एक ही बार। संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में, लेकिन संविधान के प्रस्तावना में संशोधन 42वां संशोधन 1976, मात्र एक बार संशोधन हुई है। क्या उसमें जोड़ा गया है? प्रस्तावना में, प्रस्तावना एक ये अलग पॉइंट है, बताएंगे प्रियम्बल। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना एक आत्मा है, कौन कहा? ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है, कौन कहा? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। प्रस्तावना एक जन्म कुंडली है, कौन कहा? तो के एम मुंशी। के एम मुंशी का फुल नेम क्या है? तो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। प्रारूप कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उसमें से एकमात्र कांग्रेसी के एम मुंशी ही थे। समझ रहे हैं बात को? तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकती है,
संविधान का अंग नहीं है। यह बेरुवारी अधिनियम में कहा गया, बेरुवारीवाद में कहा गया। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि इसमें संविधान का अंग है और इसमें अमेंडमेंट हो सकती है। सबसे बड़ा कमेटी बना था केशवानंद भारतीवाद, प्रस्तावना आने दो आने दो आने दो, धुआं धुआं उठा देंगे। तो इसमें एकमात्र संशोधन हुआ है एक बार, 42वां संशोधन 1976, मात्र एक बार जो संशोधन हुआ है इंदिरा गांधी के काल में। इसलिए 42वां संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, लघु संविधान। 1 से लेकर 106 तक गर्दा मेल कर देंगे, क्वेश्चन छूटने देंगे। अतः इसमें 42वां संशोधन प्रस्तावना में क्या संशोधन हुआ था? आपसे मतलब अ से अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष, स से समाजवादी। हम लोग रट लेते हैं। प्रस्तावना में एक बार संशोधन 42 में क्या क्या जोड़ा गया? जानते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टेक होता है, तो याद रखना। आपसे अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, आपसे। क्लियर? रिजल्ट का मतलब होता है कंफ्यूजन को हटाना। रिजल्ट यदि 1-2 महीना में पढ़ के जी जान लगा के यदि मर्द हंस के, तब बेकार नहीं, इतना दिनों से लोग तैयारी करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, खुश रहो, पूरा तैयारी करो, जम के तैयारी करो। एक पॉइंट के जैसे मैं बता दिए इसको नोट बना लो, इसको बार बार देखते रहो। अब तुम बताओ छूट जाएगा? नहीं। जो जनरल क्वेश्चन है, झलक गया होगा कि क्या जनरल क्वेश्चन है जो सब कोई जान सकता है। ये भी दिमाग में आपको आ गया होगा कि कौन जनरल क्वेश्चन नहीं है, इसको हमको पढ़ने से भीड़ से अलग होंगे। उसका प्रमाणित है कि अपने अगल बगल मित्रगण से, मित्रेणीगण से, सहेला या सहेलीगण से इस पर चर्चा करना, इस टॉपिक पर। जो जनरल क्वेश्चन है बता देगा, बाकी में फंसेगा। तो आपको ऐसा गर्व महसूस होगा कि नहीं, कुछ हम सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। बोलो राधे राधे। दुनिया के फिक्र मत करो, दुनिया ऐसी जो है बोलते रहेगा। अच्छा ने अच्छा कहा, बुरा ने बुरा कहा हमें, जिसको जितना जरूरत थी उतना पहचाना हमें। आई बात समझ में? बोलो राधे राधे।